सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग सर डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ टू प्रिपेयर एंथ्रोपोलॉजी फॉर 67 बीपीएससी। तो जो आपका 67 बीपीएससी आ रहा है सर, उसके लिए एंथ्रोपोलॉजी कैसे क्या प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो इसमें हम सारी बात करेंगे कि एंथ्रोपोलॉजी कैसे क्या होता है, पेपर पैटर्न, सारी चीजें, इसका सेक्शनल चॉइसेस वगैरह, सिलेबस वगैरह। वैसे इन सभी टॉपिक्स रिलेटेड डेडिकेटेड वीडियो आगे बना दिया है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा हल्के से गो थ्रू होंगे कि आपको ओवरऑल कैसे प्रिपेयर करना है एंथ्रोपोलॉजी फॉर 67 बीपीएससी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर आपका सेक्शनल चॉइस वगैरह जो है वो ऑफर करता है हमें एंथ्रोपोलॉजी कैसे क्या है। अब वो चीज दिखाई, देखिए सर जितने भी ऑप्शनल्स है ना, आपके ऑप्शनल सबसे इंपॉर्टेंट जर्नी है इसमें, ठीक है। तो आपके 300 मार्क्स के 3 पेपर होते हैं, इसमें से आपका 300 मार्क्स का जो एक ऑप्शनल का पेपर होता है। अब ये जो आपका ऑप्शनल का पेपर है सर, इस पेपर में सीधा का सीधा आपका मतलब सब कुछ डिसाइड होता है, क्योंकि 300 तो जीएस वाले, जीएस में सभी लोग ऑन एन एवरेज अच्छे मार्क्स ले जाते हैं, लेकिन ऑप्शनल आपका कैरियर डिसाइड करता है। तो अगर आपको सर ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स लाने, तो सबसे पहले आपका होना चाहिए चॉइस ऑफ सब्जेक्ट। तो चॉइस ऑफ सब्जेक्ट क्यों एंथ्रोपोलॉजी बेस्ट है, इस रिलेटेड आपको सारे वीडियोस अपन पहले बना चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको एक बार बता देते हैं कि सर एंथ्रोपोलॉजी एज ए ऑप्शनल जो है अकेला ऑप्शनल है जो कि आपको चॉइसेस देता है। तो ये इन्होंने क्या किया सर, पूरे सिलेबस को 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, है ना। तो इनमें से सेक्शन 1 और सेक्शन 3 कंपलसरी होता है, सेक्शन 2 आपका 2 चॉइसेस होती हैं। या तो आप सेक्शन 2 को उन्होंने पूरे सिलेबस को 2 भाग में डिवाइड कर दिया, 2A 2B, तो आपको इन दोनों में से कोई एक सेक्शन के आंसर करके आना होता है। तो मतलब कि इस सेक्शन में से आपको 2 क्वेश्चन आंसर करने होते हैं, इन दोनों में से कोई भी पहले एक सेक्शन चूज करना, उन दोनों में से कोई भी एक सेक्शन के आपको 2 क्वेश्चन आंसर करने, वैसे सेक्शन 3 के 2 क्वेश्चन आंसर करने। तो ओवरऑल आपको 6 क्वेश्चन आंसर करके आने। हर एक क्वेश्चन 50 मार्क्स का होता है, तो 50 into 6 300, ठीक है। तो ऐसे करके आपका ये पूरा पेपर कवर हो जाता है। और तो इसको अच्छे से देख लीजिए, तो आपको सेक्शन चॉइस समझ में आ गई होगी। फिर पेपर पैटर्न जो भी आपको बताया कि मैक्सिमम 300 मार्क का पेपर होगा, 4 सेक्शन रहेंगे, सेक्शन 1, 2A 2B और सेक्शन 3। हर एक में 4 क्वेश्चन रहते हैं, 4 में से आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं, आपके पास चॉइस रहती है, ठीक है। तो ओवरऑल पेपर में आपको सिर्फ 6 क्वेश्चन करके आने होते हैं। तो होपफुली आपको पेपर का पैटर्न बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि सर प्रिपेयर कैसे करना है, ठीक है। तो सर ये जो सारा डिस्कशन है, सबसे पहले वही देख लीजिए सर, ये सारा डिस्कशन हम मोबीशाला ऐप के प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं। मोबीशाला ऐप एक्चुअली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सर, जहां पे कि आपको वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। तो सर इसी प्लेटफॉर्म पे हमने भी हमारा एंथ्रोपोलॉजी का कोर्स पूरा डाला हुआ है। हमने सर 67 बीपीएससी के लिए स्पेसिफिक एक पूरा कोर्स बनाया हुआ है। तो आप इस कोड का यूज करके मेरे कोर्स से गो थ्रू हो सकते हैं, 2-3 डेमो वीडियो दे सकते हैं। सर यहाँ पे आपको पता चलेगा कि वाई आवर कोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स, ठीक है। तो यही चीज आती है कि क्यों हमारा कोर्स दूसरों से डिफरेंट है। तो आपको ये पता चलेगा कि हमने सारी चीजें जो है ना यहाँ पे अलग अलग एनालिसिस, अलग अलग सोर्सेस से उठा के सारी चीज यहाँ पे डाली। वो चीजें जो कि आपको जनरल आपके बीपीएससी में हमने मतलब मार्केट सर्च करा, मार्केट सर्च में हमने क्या पाया कि इन लोगों ने वैसे आंसर मार्क्स वैसे आंसर लिखे नहीं है, वही सेम थ्योरेटिकल जो मटेरियल है वही रोटेट हो रहा है। अब सब मार्क्स वैसे आंसर के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए भाई केस स्टडीज होनी चाहिए, आपको क्या चाहिए कि डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड आपके पास ये जो हम बोलते हैं ना फ्लो चार्ट्स वगैरह होनी चाहिए, जैसे इवोल्यूशन वाले सारी चीज आप फ्लो चार्ट से बता सकते हैं। तो आपको केसेस चाहिए, फ्लो चार्ट चाहिए, आपको हर एक आंसर में आप जहां जहां ट्राइब्स के नाम लिख सकते हैं। अब जैसे आप मैरिज का आंसर लिखना, पूरे मैरिज की थ्योरी लिख दी है, लेकिन अगर आप मैरिज और फैमिली के आंसर में ट्राइब्स के नाम नहीं लिखे कि भाई किस टाइप की मैरिज किस टाइप में मिलती है, किस टाइप की फैमिली किस ट्राइब में मिलती है, तो आपको मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। तो वही चीज है कैसे आपको मार्क्स बढ़ाने। तो वो जो डिफरेंट पंच है ना, वो हमने हमारे पूरे सिलेबस में इंक्लूड किया और हमने एकदम सब हेडिंग अप्रोच के साथ ऐसे आंसर लिखा है कि आपका एकदम मतलब कि ऐसे नोट्स बनाए कि आपके एकदम आंसर रेडी नोट्स है, आपको नोट्स पढ़ना सीधा का सीधा आंसर लिख के आना है, ठीक है सर। तो एक बार जरूर जाके गो थ्रू होइएगा। अब से आगे की बात करते हैं कि भाई वाई, तो एंथ्रोपोलॉजी इन बीपीएससी क्यों फायदेमंद है। तो आपको बताया सर सेक्शनल चॉइसेस वगैरह, कैसे सेक्शनल चॉइस के कारण 2A 2B में कोर्स आधा हो जाता है। सेक्शन 2B जो है हमारा, वो मोस्टली थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करता है, ठीक है, और वो आपको ऑप्शनल है। तो अगर आप सेक्शन 2B पूरा भी छोड़ के जाते हो, बस आप 3 कुछ सेक्शन करके आ जाते हो, सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 2A, तो भी आपके सारा का सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा और आप बहुत अच्छे से अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हो। तो यहाँ से आपका लोड कम हो जाएगा, आप बचा हुआ टाइम जीएस पे भी इंप्रूव करने पे लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात है इसका सिलेबस बहुत डेफिनेट है, हमने पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो एंथ्रोपोलॉजी के सिलेबस से रिलेटेड बना दिया है, ठीक है। सर इसके पास्ट ईयर पेपर्स वगैरह, पेपर्स आप देखेंगे एकदम टू द लाइन सिलेबस की लाइन में आते हैं, है ना। पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस भी आपको मिल जाएगा हमारी बुक पे। और फिर कौन सी बुक्स है, नोट मेकिंग और डायग्राम वगैरह। तो नोट मेकिंग डायग्राम ये सब हमारी टेंशन है। अगर आप हम पर भरोसा करके हमारा कोई ज्वाइन करते तो आपकी नोट मेकिंग, डायग्राम, ट्राइब्स के एग्जाम्पल, केस स्टडीज, कहाँ पे आपको स्कॉलर्स के नाम डालने, कैसे मार्क्स लेने, ये सारी चीजें आपको वो हमारी जिम्मेदारी रहेंगी। फिर आपका आता है बुक्स वगैरह, कैसे क्या प्रिपेयर करना, वो चीज देखते हैं। तो वही सर जो आपको बताया था कि सबसे चीज अच्छी बात तो सिलेबस डिफाइंड है, स्टैटिक है, ठीक है।
अभी थोड़ा सा बस करंट वाला ऐड हुआ है, तो अभी आप देखेंगे जैसे कोविड और कोरोना आया तब यहाँ पे एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, एपिडेमियोलॉजिस्ट, इन सबसे थोड़े बहुत क्वेश्चन आने लगे कि कोविड ऑन ट्राइबल्स, तो वो तो आप हर जगह न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे, तो एक ही बस थोड़ा सा करंट वाला टॉपिक है, मोस्ट ऑफ द सिलेबस नहीं तो इसका स्टैटिक ही है। फिर बात आती है सर स्कोरिंग की। सर आपको पता है यूपीएससी यूपीपीसीएस हर जगह अच्छा खासा एंथ्रोपोलॉजी का बोलबाला है क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है। फिर वही सर इजी टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर, मतलब बेसिकली तो डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप डिपेंड करता है कि किस टीचर से और कौन आपको कैसा समझाता है, तो हमारा सबसे ज्यादा अप्रोच इसी चीज पर है कि भाई हम आपको अंडरस्टैंडिंग ऐसी बता देना कि मतलब कि देखिए दो चीजें होती है, एक तो आप रटे हो कि भाई डोमिनेंट कास्ट क्या होती है, अच्छा ऐसा होता है कि कहीं से रीजन में कोई डोमिनेंट ले लेता है, सब कुछ बता देते हैं डोमिनेंट कास्ट, लेकिन वो लोग मेन चीज ही नहीं बताते। जैसे कैसे, जैसे मान लिया एक एग्जाम्पल है, मान लिया हम लोग ऐसी डोमिनेंट कास्ट की बात करें तो वो आपको सारी थ्योरी बता देंगे, मैंने मटेरियल देखे, हमने मार्केट सर्च किया, देखे मटेरियल में सारी थ्योरी तो दी है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग कुछ है ही नहीं, कैसे डोमिनेंट कास्ट बताने नहीं थी भाई ये चीजें में क्या डोमिनेंट हो जाती है सब चीजें। लेकिन सर आपको मेन आना पड़ेगा कि भाई एम.एन. श्रीनिवास ने, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका स्कॉलर्स का नेम वगैरह, अपने फील्ड वर्क में जो भी उन्होंने डोमिनेंट कास्ट वाला कर्नाटका कुरिंग इंडियन इधर उधर किया था, तो वहां पे आप पूरा बताएंगे। तो उन्होंने क्या पाया कि हर जगह रिचुअल सुपीरियोरिटी जो है वो मायने नहीं रखती, RITUL, रिचुअल सुपीरियोरिटी, मतलब कि हर जगह ऐसा नहीं है कि पंडित हैं तो पंडित ही सब कुछ रहेंगे, ठीक है। तो मतलब कि पंडित है तो पंडित को हर जगह हाई स्टेटस मिलेगा, ऐसा नहीं। तो कई जगह उन्होंने देखा कि कई बार जो इकोनॉमिक डेवलप्ड है वो पंडित से हाई स्टेटस दे रहे, तो रिचुअल सुपीरियोरिटी हर जगह मैटर नहीं करती। तो फिर दूसरे फैक्टर मैटर करते हैं, फिर वो दूसरे फैक्टर्स उन्होंने बताए थे, फैक्टर्स ऑफ डोमिनेंट कास्ट। फिर इसमें वो सारे जाते हैं कि भाई उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, उनका नंबर, फिर उसके बाद दो और ऐड किए थे उन्होंने, जॉब इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, और एक वेस्टर्न एजुकेशन। तो ऐसे करके उन्होंने फैक्टर दी कि हर जगह रिचुअल सुपीरियोरिटी, सिर्फ पंडिताई करने से आप ऊपर नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये चीज आती है, यहाँ से आया था डोमिनेंट कास्ट, सब कुछ बताएंगे, रिचुअल सुपीरियोरिटी बात ही नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें, ट्राइब कास्ट कंटिन्यू कंसेप्ट चल रहा है, तो भाई कैसे ट्राइब कैसे कास्ट, बाकायदा पोल बना के कि भाई ट्राइब है कास्ट है, पहले अलग अलग थे, लेकिन अब इनके बीच में ऐसा हो गया कि एकदम ऐसे ग्रेडेड सोसाइटीज आपको मिलती हैं। क्यों मिलती है ग्रेडेड सोसाइटीज? रीजन में क्योंकि ट्राइब और कास्ट में इतनी इंटरलिंकिंग और इतने ज्यादा इंटरकनेक्शन में आ गए कि अभी दोनों अलग चीजें नहीं रह गई हैं, ठीक है। फिर डायग्राम्स वगैरह, फिर इनकी सेक्शन चॉइस वगैरह। तो इसीलिए सर एंथ्रोपोलॉजी अच्छा खासा सब्जेक्ट है, और हमने पूरा अपने कोर्स में कोशिश की अंडरस्टैंडिंग और रिमेम्बरिटी, वहीं के वहीं आपको बहुत सारी न्यूमेरिक्स और टेक्निक्स बताई हैं, जैसे कि लेमार्किज्म है, तो लेमार्किज्म में पोस्टुलेट्स वगैरह कैसे याद करें, तो बताया था सर जीपीयू आप कंप्यूटर में लगाते हैं, तो कंप्यूटर को हम क्यों, क्योंकि जीपीयू गर्म हो जाता है, अक्सर सीपीयू और जीपीयू गर्म हो जाता है, तो जीपीयू के ऊपर भी फैन आता है अलग से, तो ये जीपीयू को आप एयर कंडीशन हालत में रखना पड़ता है, तो जीपीयू एसी। तो लेमार्किज्म का कैसे, थ्योरी ऑफ ग्रोथ, थ्योरी ऑफ एनवायरमेंटल प्रेशर, थ्योरी ऑफ यूज एंड डिस्क्यूज, और फिर थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड, मतलब इसके इनके पोस्टुलेट्स थे तो एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो ऐसे करके आपको याद करने के काफी अच्छे अच्छे तरीके हमने बताए हुए हैं। अब आते हैं सर बुक्स वगैरह पे, तो देखिए ऐसे तो काफी सारी बुक्स है। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी बाय पीनाथ, तो पीनाथ सर की जो बुक है इसमें इन्होंने क्या किया ना, इसमें आपका पूरी फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी कर रही है, मतलब आपका जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, प्राइमेट ऑर्डर, फॉसिल एविडेंसेस ऑफ मैन, तो ये सारी चीजें एक ही बुक में कवर है, बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम, कैरेक्टर्स, सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। फिर आता है एंथ्रोपोलॉजी बाय एम्बर एंड एम्बर, ये लिख सकते हैं हम। फिर सोशल एंथ्रोपोलॉजी है, तो सोशल एंथ्रोपोलॉजी के लिए मजुमदार इन 3 मदन की बुक है, वो देख सकते हैं, इसमें आपका सारा सोशल कल्चर सिविलाइजेशन सारी चीजें आ जाएंगी। फिर एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट जो आपका सेक्शन 2B, इसके ऊपर आप मक्खन झा की बुक ले सकते हैं। इंडियन एंथ्रोपोलॉजी नदीम हसन सर की बुक आती है, ट्राइबल इंडियन नदीम हसन सर की बुक आती है, ओवरऑल बुक है, इसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। फिर खाका कमेटी रिपोर्ट है तो आपको करनी ही रहेगी। फिर एंथ्रोपोलॉजी सिंप्लीफाइड भाष में है और मुनिरत्न सर के नोट्स हैं, ठीक है। तो ब्रेन ट्री के भी नोट्स आते हैं, तो ये सब आप नोट्स लिख सकते हैं। मेन सर आप ये दो चीजें जरूर ले लीजिएगा, एटलीस्ट भास्म सर की एक बुक वो रेफरेंस के लिए हो जाएगी, और मुनिरत्न सर के नोट्स या फिर ब्रेन ट्री के नोट, किसी के भी एक के नोट्स। बेसिकली मुनिरत्न पेपर 2 के लिए अच्छी थी, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है कि सर वाई अस, मतलब कि ये कि भाई वाई टू ट्रस्ट अस ऑन एंथ्रोपोलॉजी। तो सर देखिए एंथ्रोपोलॉजी में जब भी आप ऐसे प्रिपेयर करें तो सबसे पहले तो आपको ऐसे प्रिपेयर करना है कि भाई कोई भी एक टॉपिक है, ठीक है, तो कोई भी टॉपिक का आपको होलिस्टिक प्रिपेयर करना है। तो हमको आपको कहता है सबसे पहले तो भाई आपकी अंडरस्टैंडिंग, तो हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए कि हाँ भाई अंडरस्टैंडिंग कैसी क्या रहेगी, कि अगर आपको रटा भी नहीं है तो भी आप इसे अपने वर्ड्स में लिख सके। एग्जाम में हर बार आपको बुक के रटे हुए और लिखे हुए वर्ड्स याद नहीं आएंगे, अंडरस्टैंडिंग रहेगी तभी आप उसमें से कंसेप्ट को उठा के अपने वर्ड्स में लिख के आएंगे, ठीक है। फिर आपको मार्क्स के लिए सर हर एक टॉपिक से रिलेटेड डायग्राम, उस टॉपिक से रिलेटेड स्कॉलर कौन है, उस टॉपिक में आप फ्लो चार्ट क्या बना सकते हैं, ठीक है। उस टॉपिक में अगर कोई ट्राइब्स वगैरह के एग्जाम्पल आ रहे हैं तो वो, ठीक है, उस
टॉपिक में अगर कोई केस स्टडीज वगैरह किसी स्कॉलर ने कोई केस स्टडीज किए, जैसे ट्राइबल प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट, तो आप डिस्प्लेसमेंट में रिहान डैम की केस स्टडी लिख सकते हैं। भाई रिहान डैम जब बन रहा था वहां पे ट्राइब्स को 5 बार डिस्प्लेस किया गया उस एरिया में, ठीक है, तो आप ये पूरा बता देंगे रिहान डैम, ठीक है। फिर सब हेडिंग, स्ट्रक्चर, अप्रोच वगैरह। तो आपकी जो नोट मेकिंग रहेगी वही सर आपका सारा रहेगी। भाई आपको नोट मेकिंग ही ऐसी करनी है ना कि आपके सारी चीजें एकदम एक आंसर फॉर्मेट में रहे, सब हेडिंग, अप्रोच के साथ। तो सर हमने जो है ना, हमारा जो नोट मेकिंग है आंसर, उसमें हमने यही चीज पे फोकस किया कि जब हमने आपको नोट मेकिंग लिखाई है तो नोट मेकिंग से पहले हम एक टॉपिक लेते हैं, टॉपिक को आपको पूरा ऐसे हिंदी में इंग्लिश में दोनों कंबाइन लैंग्वेज में बहुत अच्छे से समझाते हैं। फिर उसका सब हेडिंग अप्रोच में आपका पूरा आंसर लिखते हैं कि भाई इंट्रोडक्शन क्या है, इसके प्रीमाइसेस क्या है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, क्यों ये टॉपिक आया है, इसका करेंट ट्रेंड क्या है, फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फिर इस से रिलेटेड डायग्राम, स्कॉलर, फ्लो चार्ट, इवोल्यूशन, ट्राइब्स के एग्जांपल, इस टॉपिक से रिलेटेड केस स्टडी। तो सारी चीज ऐसे सब हेडिंग डाल डाल के आपको हर एक टॉपिक के अंदर 2-2 एग्जांपल लिखा है कि कुछ भी आए तो यहां से आपका ऐसा एक मास फ्रैक्शन आंसर बनेगा, ठीक है सर। तो ये वाली मेहनत अगर आप हम पे भरोसा करते हैं, हमारा को ज्वाइन करते हैं, तो ये इसकी आपको टेंशन नहीं रहनी, ये सारी टेंशन हमारी है, इस पर सारा काम हमने किया रखा है। पूरी एक सीरीज, वीडियो लेक्चर, नोट्स वगैरह सब कुछ है आपके पास यहाँ पे मोहिशाला प्लेटफॉर्म पे, ठीक है सर। तो ऐसे करके सर आपको बुक्स के साथ लेके, सारी चीजों के साथ लेके, ऐसे करके आपको पूरा एक एंथ्रोपोलॉजी का होलिस्टिक सिलेबस डेवलप करना पड़ेगा। और सर अब जो रीड है ना, अब ये भी देखते हैं कि भाई अलग से हम कंसेप्ट जो बोल रहे हैं कि अब आपका जो मार्केट में जो मटेरियल चल रहा है वो काम क्यों नहीं करेगा, ठीक है। आपको यही तो बोला कि भाई वाई नॉट दैट थ्योरेटिकल मटेरियल जो कि आप 300-400 में उठा सकते हो किसी भी दुकान से, तो वो क्यों नहीं अब काम करेगा, अब क्यों आपको अलग से चाहिए, ठीक है। अब देखिए उस चीज का भी आंसर, जैसे आपका ये था सर, ठीक है, सेक्शन नंबर 1 था। तो इसमें जैसे ट्राइब कास्ट, बैंड ट्राइब कास्ट वाला, फील्ड वर्क, एसेंशियल स्टेट, लाइफ साइंस। अब देखिए डिस्कस रिलेशनशिप विद लाइफ साइंस। अब अभी तक एंथ्रोपोलॉजी की 4 ब्रांचेस दी हुई थी, ये नहीं दिया था कि एंथ्रोपोलॉजी का डिफरेंट साइंस की ब्रांचेस से रिलेशन, लेकिन उन्होंने 2 बार पूछ लिया। एक बार यहाँ पे पूछा है सेक्शन 1 में, और वहीं पे एक बार आप देखेंगे यहाँ पे, तो फिर सेक्शन 2 में भी इन्होंने ऐसे करके पूछ लिया था, फिजिकल विथ जियोलॉजी। तो आप देख रहे हैं बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी वाला था, अब सेक्शन 1 में पूरा पूछना चाहिए था एंथ्रोपोलॉजी के लाइफ साइंस से, लेकिन उन्होंने क्या किया, सेक्शन 1 में ही पूछा, सेक्शन 2 में ही पूछा। मतलब देखें अब इनका जो कोर्स है वो एक जगह ऐसा नहीं कि सेक्शन 1 के टॉपिक सेक्शन 1 में ही आएंगे, वो लोग वाइड स्प्रेड कर रहे हैं पूरा कि हर एक टॉपिक से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो आप देख रहे हो कैसे कंसेप्चुअल वाइज जा रहे हैं। और देखिए जैसे ये था, डिस्कस द एनाटॉमिकल चेंजेस ड्यू टू इरेक्ट पोस्चर। इरेक्ट पोस्चर पर्टिकुलर आपके ऐसे सिलेबस में नहीं था, ह्यूमन एवोल्यूशन में आता है टॉपिक, लेकिन सिलेबस में नहीं था। हमने हमारे नोट्स में सब कुछ कवर कराया था, हमारे जो वीडियो लेक्चर्स थे, लेकिन इरेक्ट पोस्चर ऐसा नहीं था। और सीधे सीधे 50 मार्क्स का बहुत मार्क्स फ्रैक्शन, बहुत बढ़िया से आप इसमें आंसर लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं था इसमें, लेकिन थोड़ा सा सिलेबस से बाहर था। तो देख रहे थोड़ा सा कंसेप्ट वाइज जा रहा है। और देखिए जैसे संस्कृताइजेशन वाला जो हम ये देख रहे थे, आज जनरली वो क्या करता था, सीधे संस्कारेशन वेस्टर्नाइजेशन दे देगा टॉपिक और 50 मार्क्स, चलो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। आप कैसा पूछ लिया, डिस्कस द चेंजेस दैट आर ब्रॉट इन कास्ट सिस्टम ड्यू टू संस्कारेशन, चेंजेस पूछ लिया उसने। तो देख रहे हैं आप कैसे कंसेप्ट वाइज हिट कर रहे हैं। तो सर यहां से आपको उस हिसाब से प्रिपेयर करना रहेगा कि कंसेप्ट वाइज कैसे क्या जाना है। इसलिए रटा रटा ज्ञान, अब आपको पूरी होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। उस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आपको बाकायदा अच्छे बने हुए नोट चाहिए, उसके ऊपर आपको इसमें एक जो आपको एक्स्ट्रा पंच दे, वो सारी चीजें चाहिए। आपको पंच कहां से मिलेगा, आपको स्कॉलर्स, फ्लो चार्ट, डायग्राम, केस स्टडी, ट्राइब्स का एग्जांपल, और वो सब आपको कहां मिलेगा, तो सर वो सब आपको मिलेगा हमारे मोहिशाला ऐप के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे कि अगर आप ये वाला कोड यूज करते हैं SRS 8161, तो आप 2-3 सर आप कोड का यूज करके 2-3 वीडियो से गो थ्रू होगा, आपको अलग ही पता चल जाएगा कि क्यों और कैसे हम लोगों ने हमारा जो कोर्स मटेरियल अलग से डेवलप किया अपार्ट फ्रॉम अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड ऑल, ठीक है, एंड वाई इट विल गिव यू एन एज ओवर अदर स्टूडेंट्स। तो एक बार जाके सर गो थ्रू होइएगा इस कोड का यूज करके, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके देन, थैंक यू।